सलाम हुज़ैफ़ा। ये वाक़या मेरे साथ 2023 के पैंडेमिक के बाद पेश आया। मैं पेशे से एक टेलर हूँ। मेरी अपनी टेलर शॉप हुआ करती थी, लेकिन कोरोना ने पूरे कारोबार को बर्बाद करके रख दिया था। और एक वक्त आया जब पैंडेमिक के दौरान ही मुझे अपनी दुकान सेल करना पड़ी थी। अब मैं काम की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। उस वक्त जब मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से मेरी मुलाकात एक बिल्डर से हुई। उसने मुझे बताया कि उसकी एक प्रॉपर्टी है जहां उसे एक चौकीदार की ज़रूरत है। मैंने पहले थोड़ा खामोश हो गया कि मैं अच्छा खासा टेलर हूं और ये मुझे सिक्योरिटी गार्ड समझ रहा है, लेकिन फिर अपनी मजबूरी को देखते हुए तनख्वाह पूछी। बिल्डर ने जो सैलरी बताई वो सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए इतना पैसा भी खर्च कर सकता है। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मैं अपने दिल में मंसूबा बनाने लगा कि साल भर काम करके पैसे जमा करूंगा और दिन में थोड़ी दोपहर के वक्त जल्दी उठकर एक छोटी किराए की दुकान पर टेलर का काम भी शुरू कर लूंगा। जब जेब में 4 पैसे होंगे तो हालात मजीद आसान हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी तरक्की के बजाय अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातों की तरफ बढ़ रहा था। आज भी मुझे नींद में उस जगह के ख्वाब आते हैं। हुआ यूं कि जब मैं पहले दिन लोकेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक आधी तामीर की हुई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिसके इर्द गिर्द ब्लॉक्स से एक छोटी सी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, जिस पर लोहे का एक पुराना सा दरवाज़ा भी लगा है। वहां पर एक चौकीदार पहले से मौजूद था, जिसकी ड्यूटी दिन में होती थी। मैंने उससे सलाम दुआ की। उसने मुझे उस बिल्डिंग के बारे में बताया। दरअसल कोरोना के पहले उस बिल्डिंग की तामीर शुरू हुई थी और कोरोना में बिल्डर ने काम रोककर इस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इस बिल्डिंग में ब्लॉक्स, रेती, सीमेंट की बोरियां और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के औजार पड़े थे। बिल्डिंग के पिछले हिस्से में सीमेंट मिक्स करके माल बनाने वाली जो मशीन होती है वो भी खड़ी थी। उस चौकीदार ने मुझे बताया कि मुझे इन सब चीज़ों का ठीक से ख्याल रखना है, और फिर बात करते करते वो खामोश हो गया और बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, भाई तुम नमाज पढ़ते हो? मैंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा ने बचपन से आदत डाली और मुझे भी शौक पड़ गया तो मैं मुश्किल से ही कोई नमाज कज़ा करता हूँ। वो मुझसे फिर बोला, भाई देखो, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें पहले समझा दूं तो बेहतर है। इलाका मकीन लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग मनहूस है। यहाँ काम इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ आसेब वगैरह के मामलात है, जो कि जाहिर है बस एक अफवाह है। तुम ऐसी किसी बात से परेशान मत होना। अंधेरे में अक्सर इंसान को वहम हो जाता है और वो ये सब सोचने लगता है। मैंने उससे मजाक में कह दिया कि मेरा तो कभी ऐसी चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा, और अगर पड़ भी गया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। हम दोनों वहीं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर, जहां अभी भी सीमेंट की बोरियों का ढेर लगा था, वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगे। उस चौकीदार ने अपना नाम शाकिर बताया। फिर जब रात के 9 बज गए तो शाकिर ने कहा कि चलो अब मेरा छुट्टी का टाइम हो रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी टाइमिंग रात 9 से सुबह 6 की है, और कोशिश करना कि बिल्डिंग के अंदर जाना थोड़ा कम हो रात में। यहाँ वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पर है, अगर तुम्हें जाना हो तो उसको यूज़ कर लेना, वरना बिल्डिंग के अंदर बिला ज़रूरत जाना थोड़ा अवॉइड करना। ऊपर के फ्लोर पर अभी भी शटरिंग की लकड़ियां ठुकी हैं। रात को सन्नाटा होता है तो तुम्हें मौजूद ना देखकर कोई भी चोरी की नीयत से बाउंड्री वॉल कूद सकता है। मैंने कहा, शाकिर भाई बेफिक्र हो जाओ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो मुझे खुदा हाफिज करता बाउंड्री वॉल के गेट से बाहर निकल गया और मैंने गेट की कुंडी लगा दी। पहली कुछ रातें रोज़मर्रा जैसी ही नॉर्मल गुजरी, लेकिन अगले हफ्ते जब मैं नाइट ड्यूटी करने पहुंचा तो शाकिर पहले ही जा चुका था। उसके घर में किसी की तबीयत खराब थी और वो बाउंड्री वॉल के गेट पर ताला लगाकर जल्दी घर चला गया था। मेरे पास उसकी दी हुई डुप्लीकेट चाबी थी, जिससे मैंने वो ताला खोला, अपना बैग अंदर कुर्सी पर रखा और रोज़ की तरह अपनी टॉर्च उठाकर बिल्डिंग के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। रात का तकरीबन 9:30 बज रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक चीज़ के। बिल्डिंग के पीछे जो सीमेंट वाली मशीन थी, उसके पास एक लकड़ियों का ढेर पड़ा रहता था। आज वो लकड़ियां गायब थीं। मुझे लगा शाकिर ने सफाई की है, और ये बात कोई नई नहीं थी। शाकिर सफाई पसंद इंसान था। बिल्डिंग के आगे का झाड़ू निकालना, अंदर गार्ड क्वार्टर की सफाई करना, ये उसका रोज का मामूल था। मैं वापस ग्राउंड फ्लोर के गार्ड क्वार्टर में जाकर बैठ गया। आपको बताता चलूं कि ग्राउंड फ्लोर पर बने इस छोटे से गार्ड क्वार्टर में एक चारपाई मौजूद थी। मेरा ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता। ज़्यादातर ड्यूटी टाइम में अकेला ही होता, इसलिए आज घर से अपना छोटा सा ब्लूटूथ वाला स्पीकर भी उठा लाया था। मैंने चारपाई पर बैठा स्पीकर निकाला और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। फिर उस पर एक गज़ल चला दी और फिर खामोशी से वहां बैठकर इंतज़ार करता रहा।
इंतजार रात से सुबह होने का। ये इंतजार मुझे काफ़ी चीज़ें सोचने पर मजबूर करता था। जैसे अगर इस बिल्डिंग का काम फिर से शुरू हो गया तो क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? मैं अपना टेलर का काम फिर से कब शुरू करूंगा? अगर नहीं कर सका तो क्या होगा? अगर उस बिल्डर का मूड चेंज हो गया और उसने मुझे काम से फारिग कर दिया तो इस कोरोना में मैं कहाँ दूसरी नौकरी ढूंढ सकता हूँ? ये सब जोड़-तोड़ मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक मेरा स्पीकर एक झटके से बंद हो गया। मैंने उसकी तरफ मुंह घुमाया तो स्पीकर वहां से गायब था। मैं एकदम चारपाई से उठा, आसपास देखने लगा, लेकिन वो स्पीकर मुझे वहां नहीं मिला। मैं गार्ड क्वार्टर से बाहर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्पीकर इस वक्त कहां जा सकता है, क्योंकि उस क्वार्टर में क्या इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने टॉर्च उठाई और पूरी बिल्डिंग का दोबारा एक चक्कर लगाया। जब मैंने बिल्डिंग के पिछले हिस्से में वापस आया तो मुझे एक आवाज आई, वही गजल की आवाज जो मैंने स्पीकर पर चलाई थी, लेकिन वो स्पीकर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कोई दूर से अपनी आवाज में वो गजल गुनगुना रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी और बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया। ये कौन था और अंदर कब आया? क्या किसी ने बाउंड्री खोदी थी? क्या उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड के सामान के नाम पर मेरे पास तो बस एक टॉर्च और एक लकड़ी को छोटी स्टिक थी। दिन के चौकीदार शाकिर के पास एक लाइसेंस वाला वेपन होता था, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं था। सेठ ने कहा था कुछ दिन में लाइसेंस बनवाने लेकर जाएगा और वेपन अलॉट होगा, लेकिन उसमें तो अभी बहुत वक्त था। मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरे गार्ड क्वार्टर से वापस स्पीकर की आवाज आई। उस पर वही गजल चल रही थी जो मैं पहले सुन रहा था। जब मैं क्वार्टर के अंदर गया तो मुझे वहां के माहौल में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मेरा स्पीकर वहीं चारपाई पर पड़ा था और वो गजल चल रही थी। अजीब बात यह थी कि अभी कुछ मिनट्स पहले तो मैं उसे ढूंढ रहा था तो वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, और अब किसी की गजल गुनगुनाने की आवाज आने के बाद वो यहां अचानक वापस कैसे आ गया? वो रात मुझ पर बहुत मुश्किल गुजरी। मैंने कई बार सोचा कि मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए, अगर कोई चोरी हो गई तो मेरा ही नाम खराब होगा और इल्जाम मुझ पे ही ना आ जाए, लेकिन ऊपर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। सुबह फजर की अजान होते ही मैं बिना सोचे बाउंड्री वॉल के गेट पर ताला लगाकर वहां से घर आ गया। घर वालों से भी रात वाली सारी बात छुपा ली और चुपचाप सोने लेट गया। अगले दिन भी शाकिर नहीं आया था और मुझे अकेले ही लॉक खोलकर फिर से उसी गार्ड क्वार्टर में अकेले बैठना पड़ा। इस बार मैं घर से एक लाठी ले आया था। अपनी सेफ्टी के लिए यह जदीद दौर की पिस्टल की तरह कारगर तो नहीं थी, लेकिन मुसीबत के वक्त काम आ सकती थी। इस रात मैं स्पीकर नहीं लाया था। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरने लगी। मैं चौकन्ना होकर बैठा था और गार्ड क्वार्टर का दरवाजा अंदर से लॉक भी कर लिया था। उस रात कोई ऐसी चीज नहीं हुई और मुझे लगा कि वो सब सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था। रात के तकरीबन 4 बजे मुझे बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर से एक जोरदार आवाज आई। धम करके कोई चीज गिरी। मैं एकदम उछलकर खड़ा हो गया और गेट खोलकर ऊपर की सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने देखा एक सफेद कपड़ों में खड़ा आदमी उस फ्लोर की छत, जिसके आगे कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी थी, सीमेंट की बोरियां वहां से नीचे फेंक रहा है। मैं उसके पास गया और डरते डरते उससे बोला, भाई कौन हो तुम और ये क्या शोर मचा रखा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार मैंने आवाज ऊंची की और कहा, फौरन चले जाओ वरना मैं 15 पर फोन कर दूंगा। मेरा यह कहना था कि वो आदमी एकदम पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थी। दोनों आंखें बस ऐसी थीं जैसे काला गहरा अंधेरा था, जैसे वहां आंखें ही ना हों। उसका वो खौफनाक आंखों वाला चेहरा देखकर मेरी सांस अटक गई थी। फिर वो आदमी एक वहशतजदा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर डालता है और फिर उसने अगले 3 सेकंड के अंदर अंदर आगे बढ़कर उस छत से जंप लगा दी। उस वक्त हम 3rd फ्लोर पर थे और उस बंदे ने 3रे फ्लोर से ही जंप लगा दी थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं फौरन भागता हुआ नीचे उतरा और उसे देखने वहां पिछले हिस्से में गया जहां वो गिरा था। हैरत अंगेज तौर पर वहां कोई नहीं था, ना कोई आदमी, ना खून के धब्बे, ना ही कोई गैर मामूली चीज। अगले दिन मैं बहाने से शाकिर, जो उसकी छुट्टी के टाइम चाय पीने का बोलकर होटल ले गया। हमने चाय पी और रोजमर्रा की बातें करने के बाद मैंने उसे अपने साथ रात वाला वाकया सुना डाला। वो पहले तो मेरी बात खामोशी से और बहुत गौर से सुनता रहा, फिर मुझसे कुछ सोचकर बोला, देख भाई नवीद, ये इमारत वाकई आसेब का एक बसेरा है। शुरू में मुझे भी इस तरह की चीजें महसूस हुई थी। मैंने अपने मुर्शिद से मालूम किया तो मुझे पता चला यहाँ पहले बहुत सारे दरख्त थे जिन्हें काट कर बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी, और उन दरख्तों पर बहुत सारे जिन्नात के खानदान थे। अब वो गुस्से में है और अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले दिन मैंने इसीलिए पूछा था कि तुम नमाज तो पढ़ते हो ना? मुर्शिद साइन ने बोला था, ये जिन्नात चाहकर भी किसी परहेजगार बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर मुझे याद आया कि काम के चक्कर में कुछ दिन से मैं ईशा की नमाज कज़ा कर रहा था। बेशक नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। 3 महीने वहां काम करने के बाद मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दी और अब मैं एक किराए की दुकान में अल्लाह के करम से अपना सिलाई और पीको का काम करता हूं। दोस्तों, ये था कराची के एक हॉन्टेड बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का किस्सा।
अगर आप लोग भी अपनी कहानियां मुझे भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टा का लिंक मौजूद है। अल्लाह निगहबान।